हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। रोटेशनल मोशन का एक क्वेश्चन। अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास स्मॉल m, रेडियस स्मॉल r इज अलाउड टू रोल विदाउट स्लिपिंग फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ लेंथ कैपिटल L. मेक एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल. The speed of the particle at the bottom of the plane is v1 if the angle of inclination is increased to 45 degree while keeping L is constant. The new speed of the sphere at the bottom of the plane is v2. The ratio of v1 ratio v2 का स्क्वायर. देखो मैंने फिगर बना रखा है. इस क्वेश्चन को हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से भी कर सकते हैं और एक इक्वेशन ऑफ मोशन से भी कर सकते हैं. इक्वेशन ऑफ मोशन से मैं वीडियो बना चुका हूं, उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं यहां कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से. एक बात तो ये बॉडी अगर रोल कर रही है, यहां से पहले इसे रिलीज किया गया है, सॉलिड स्फीयर है ना. तो जब ये यहां बॉटम में पहुंची तो इसकी वेलोसिटी v है और ये घूम भी रही है ऐसे. ठीक. अगर प्योर रोलिंग कर रही है तो प्योर रोलिंग की जो कंडीशन होती है, सेंटर ऑफ मास की स्पीड, ये सेंटर ऑफ मास की स्पीड है देखो, और इसकी अगर रेडियस r है इज इक्वल टू r ओमेगा. ये सेंटर ऑफ मास की स्पीड होती है. ये कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग, वो भी फिक्स सरफेस पर. फिक्स सरफेस होगा तभी ये कंडीशन है. ठीक है. अच्छा, अब ये बताओ, ये यहां से यहां जब आ रहा है तो फ्रिक्शन भी होगा कि नहीं? होगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, है ना. वो स्टैटिक फ्रिक्शन ही तो हो, इसे क्या करेगा, घुमाएगा और पीछे की तरफ लगेगा ऐसे, और इसका जो टॉर्क होगा वो इसे ऐसे घुमाने पर घुमाएगा, है ना. और ये स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा. जानते हो स्टैटिक जब फ्रिक्शन लगता है ना, तो इस वाले प्योर रोलिंग की कंडीशन में ये वाला पॉइंट की जो वेलोसिटी है, अगर ये सरफेस फिक्स है, थोड़ा सा बता देता हूं, और कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग बताए तो ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी VCO है, और इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी जो होती है 2 टाइम्स ऑफ VCOM होती है, और इस वाले पॉइंट की जो वेलोसिटी होती है वो 0. ये वाला पॉइंट, और यहां पे अगर फ्रिक्शन लग रहा है पीछे की तरफ, स्टैटिक फ्रिक्शन F, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है. प्योर रोलिंग कंडीशन में स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है ना. तो अगर ये कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग है विदाउट स्लिपिंग तो ये होगा, और VCOM की जो वैल्यू होगी वो होगी r ओमेगा. तो देखो जिस पॉइंट पर ये फोर्स लग रहा है वो पॉइंट तो रेस्ट में है ना. तो जिस पॉइंट पर फोर्स लगता है, अगर वो पॉइंट रेस्ट में हो, उसे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स बोलते हैं, तो वर्क डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ 0 होगा, क्योंकि उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है. जिस पॉइंट पे लग रहा है उस पॉइंट में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है ना. इसलिए वर्क डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन 0 रहता है. एक इसीलिए यहां पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं. तो लगाइए, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल. अब काइनेटिक एनर्जी लिखें इनिशियली यहां पे, तो ये पहले रिलीज किया है, इनिशियली 0 है, और ओमेगा ना चल रहा है ना घूम रहा है, तो ये तो 0 हो गया. प्लस पोटेंशियल एनर्जी लिखें तो इस जगह पर हम रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, ग्रेविटेशनल रेफरेंस लेवल या पॉइंट. ठीक है. इस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी 0 मानी है. इस रेफरेंस लेवल से कितनी हाइट ऊपर है? वो h हाइट ऊपर है, इसीलिए उसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं. ऊपर होता है तो प्लस के mgh रेफरेंस पॉइंट से, और नीचे होता है तो माइनस के mgh. ये ऊपर है इसलिए प्लस के mgh इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी. क्योंकि ये चल भी रही है और घूम भी रही है, दैट मीन्स प्योर रोलिंग कर रही है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है हाफ mv² 1 प्लस के. ये प्योर रोलिंग की कंडीशन में होता है, ये हमेशा नहीं लगा सकते. प्योर रोलिंग करे किसी फिक्स सरफेस पर तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए. प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी इस जगह पे? 0. अच्छा, ये कैसे आई वो भी बता देता हूं थोड़ा सा. वैसे आपको मालूम होगा कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है आपकी टोटल, अगर वो चल भी रहा हो और घूम भी रहा हो, तो ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल 2 होती हैं. तो ट्रांसलेशनल होती है हाफ mv² और रोटेशनल होती है हाफ I ओमेगा स्क्वायर. I की जो वैल्यू लिखते हैं हम यहाँ पे k mr² लिख देते हैं. यहाँ k रेडियस ऑफ गायरेशन नहीं है, ये mr² इसके साथ अटैच एक कांस्टेंट टर्म है, जैसे सॉलिड स्फीयर के लिए. किसके लिए? सॉलिड स्फीयर के लिए आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr². तो ये mr² के साथ जो 2/5 है ना, यही k है, तो हियर k इज इक्वल टू 2/5. डिस्क होता तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ mr², तो k की वैल्यू हाफ.
हॉलो स्फीयर 2/3 mr², तो k की वैल्यू 2/3, तो mr² के साथ जो अटैच कांस्टेंट टर्म है वो है k, रेडियस ऑफ गायरेशन नहीं है। अच्छा 1/2 ये कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन ओनली, तब लगा सकते हो, लेकिन इसको आगे बढ़ाएं, हाफ mv² प्लस हाफ k mr², और इसमें कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग लगाएं तो यहां से ओमेगा की वैल्यू आएगी v/r, तो यहां पे लिखें तो v²/r², इसे एक कट गया, हाफ mv² कॉमन ले लिया, ये 1 + k ऐसे है ना, तो ये फॉर्मूला हो गया। तो ये m से m कट गया, तो यहां से जो वैल्यू आई ये 2 का से मल्टीप्लाई कर लिया, 2gh, 2 का मल्टीप्लाई 2gh v² 1 + k, ये फर्स्ट केस हो गया। अब सोचो यहां क्वेश्चन में इसे अप्लाई करें तो देखो h दोनों का अलग अलग होगा, है ना, क्यों होगा, क्योंकि एक आपका 30 डिग्री पर है, ये h1 मान लेते हैं, लेकिन ये l है, यहां से बॉडी को सॉलिड स्फीयर को रोल किया है ऐसे, इसकी स्पीड v1 है। फिर उसने कहा है कि ये 45 डिग्री कर दें बढ़ा के, ये 45 कर दिया बढ़ा के इंक्रीज करके, फिर उसे छोड़ दिया, लेकिन l सेम है, लेकिन h तो बदल जाएगी क्योंकि 45 डिग्री कर दिया। अब इसकी स्पीड v2 है ऐसे। तो एक बात बताओ, अगर इसके लिए लिखें हम तो इसे लिखेंगे 2gh1 = v1² 1 + k, और इसके लिए लिखें और फिर डिवाइड भी कर दें, 2gh2 / v2² 1 + k। अब k सेम क्यों रखा, क्योंकि ये भी सॉलिड स्फीयर है और ये भी सॉलिड स्फीयर है, और सॉलिड स्फीयर के लिए k की वैल्यू 2/5 है ना, तो दोनों के लिए सेम है, तो 2g से 2g कट गया। h1 h2 की वैल्यू अगर निकालें तो यहां से sin 30 = लगाएं h1 परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूस, यहाँ sin 30 h1/l, तो h1 की वैल्यू आएगी l sin 30 और इसकी वैल्यू आएगी l sin 45, इससे कट गया v1² v2², ये इससे कैंसिल हो गया। sin 30 की वैल्यू 1/2 और इसकी वैल्यू 1/√2, ये v1² और ये v2², तो यहां से देखें तो v1² v2² इक्वल टू √2/2, दैट मीन्स 1/√2, तो 1/√2 आ गया, दैट मीन्स डी चॉइस इज करेक्ट। जान तो ये बड़ा सा लग रहा है, अब सोचो अगर आपको ये सब पहले से पता होता, इतना लिखने की जरूरत थोड़ी थी, सीधे ये रिजल्ट लिखना था, फिर सीधे ये रिजल्ट, बहुत ही कम समय में कर सकते हो अगर आपको ये कॉन्सेंट्रेट होता कि ये पूरा ऐसे है ना। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।